Hey guys, welcome back to my YouTube channel Democracy 101 with Mahima. So today we are doing chapter 2 Working of Institution. So this is our part 1. Okay, let's just begin. Okay, so the overview for this is देखो डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ यही नहीं होता कि लोगों ने अपने रूलर को सेलेक्ट कर दिया इलेक्ट कर दिया. ओके, डेमोक्रेसी के अंदर रूलर को फॉलो करने पड़ते हैं कुछ रूल्स और कुछ प्रोसीजर्स. तो उनको उसी के ही दायरे में रहकर अपने इंस्टीट्यूशन में उसी दायरे में रहकर काम करना होता है. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे वो सारे वर्क करते हैं, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं. ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के तहत. लेजिस्लेचर याद रखना लॉ मेकिंग एजेंसी है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करती है उन लॉज को, एंड जुडिशरी जस्टिस सर्व करती है. ओके, ये मतलब है इन तीनों टर्म्स का, अगर आप नहीं जानते हैं तो. ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम यही सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स जस्ट बिगिन एंड स्टार्ट अवर चैप्टर. अच्छा, एक जनरल चीज़ ये देख लो. देखो, नेशनल लेवल गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं. तो ये तीनों वर्ड्स हमारे दीज आर सिनोनिम्स, याद रखना. ओके, ये सिनोनिम्स है. नेक्स्ट चलो आ जाओ. हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन. देखो, ऑन August 13, 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करा है एक ऑर्डर. इसको हम ऑफिस मेमोरेंडम बोलते हैं. जैसे गवर्नमेंट के बाकी के ऑर्डर होते हैं, सेम वैसा ही ये एक ऑर्डर है. इसका एक ऑर्डर का एक नंबर है जिसको OM नंबर बोलते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर. ठीक है, जिसकी तारीख वारीख लिखी हुई है. जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. ठीक है, इन द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल. तो बेसिकली जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ हमारे पर्सनल एंड ट्रेनिंग के मिनिस्टर हैं. ठीक है, पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन साइन द ऑर्डर. तो बेसिकली बता रहा है किसने ऑर्डर को साइन करा, तो समझ जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन करा है. वो एक डेजिग्नेशन होल्ड कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट में. ठीक है, इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, बेयरली 1 पेज का डॉक्यूमेंट है. बहुत ही ऑर्डिनरी सर्कुलर है. आपको लग रहा है जैसे स्कूल का एक सर्कुलर जारी हो जाता है कि चलो भाई छुट्टी होगी समर वेकेशन की और तुम्हारा हॉलीडे होमवर्क आ गया. ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है ये. गवर्नमेंट ने इशू करे हैं हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर एवरी डे. ऐसे ही गवर्नमेंट इशू करती है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स पे. बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसको लेके चली काफ़ी सालों तक. उसके बाद ये इतना बड़ा मेजर डिसीजन लिया गया. अब देख लो क्या है डिसीजन. ये देखो, अब ये डायग्राम देखो. मैं ये काम करती हूँ, ये डिलीट कर देती हूँ. देखो, नाउ फोकस. अच्छा, ओके, लेट मी इरेज दीज ऑल्सो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, चलो आओ, जो डायग्राम देखते हैं. देखो, इस डायग्राम के अंदर बता रहा है 27% की रिजर्वेशन, 27% की रिजर्वेशन दी गई है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज. तो सिविल जॉब्स जो है IAS, IPS, IFS और IRS, जो भी बाकी बहुत सारी पोस्ट होती है उसके अंदर, उन पोस्ट के लिए, उन सर्विसेज के लिए 27% रिजर्वेशन हुई है. किन के लिए हुई है, याद रखना, SEBCs के लिए हुई है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए. ये डिमांड कर रहे थे बहुत टाइम से, गवर्नमेंट ने इनको दे दी. मंडल कमीशन के सजेशन के तहत ये इनको मिल गई है. ठीक है, 31 दिसंबर 1980s में. ठीक है, 27% जो वैकेंसीज होंगी अब सिविल पोस्ट और सर्विसेज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो SEBCs के लिए रिजर्व कर दी गई है. ठीक है, और रिजर्वेशन OBC इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो OBCs वगैरह के बारे में भी बताई हुई है कि उनको भी कुछ रिजर्वेशन दी गई है. अच्छा, ये याद रखना, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक, मतलब ट्रिक की तरह याद रखना, कि तुम्हारी आगे आने वाली क्लास में तुम्हें काम आएगा. हो सकता है अभी भी अगर SEBCs के तुमसे फुल फॉर्म पूछो तो काम आ सकता है. सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, नॉट इकोनॉमिकली. इकोनॉमिकली नहीं है, याद रखना. इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को सहारा दिया है, नॉट इकोनॉमिकली. ओके, तो जैसे कि EWS वाला जो आ रखा है हमारा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोगों के लिए भी कुछ रिजर्वेशन है ना, पर आपको पता है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है. अभी भी कोर्ट में उसके ऊपर एक केस जला हुआ है EWS के ऊपर. उसके ऊपर भी सजेशंस आ रखी हैं कि EWS में क्रीमी लेयर को दो, सिर्फ एक, जो एक्चुअली में नीडेड है. चलो, इन सब के बारे में बाद में पढ़ेंगे. बट अगर आप इंटरेस्ट लेते हो सोशल साइंस को लेकर के, पॉलिटिकल साइंस को लेकर के, तो आपको ये चीज़ जाननी चाहिए. ओके, तो ये ऑर्डर अनाउंस कर रहा है एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी डिसीजन हुआ है. 27% रिजर्वेशन दे दी है सिविल पोस्ट और सर्विसेज की वैकेंसीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, SEBCs के लिए. याद रखना बच्चों, फुल फॉर्म मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस इज एजुकेशनल नॉट इकोनॉमिकल.
SEBC अनदर नेम है उन लोगों के लिए जो कि बिलोंग करते हैं कुछ ऐसी कास्ट को जो कि बैकवर्ड मानी जा रही है बाय गवर्नमेंट। तो बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन इनको दिया है, वॉज स्टिल देन अवेलेबल ओनली, पहले मतलब ये SEBCs को देने से पहले, SEBCs कौन है बेसिकली, तो ये SEBCs ही OBC सेक्शन के लोग हैं, ठीक है। ये पहले दिया जा रहा था सिर्फ SC और ST को, पर अब एक न्यू थर्ड कैटेगरी आ गई है जिसको OBCs बोला जा रहा है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको भी दे दिया 27% का रिजर्वेशन। अदर्स कुड नॉट कम्पीट ऑफ दीज जॉब, है ना। 27% की जो जॉब्स होंगी वो SEBCs के लिए होगी। तो SC को भी कोटा मिल गया, ST को भी मिल गया और हमारे SEBCs मतलब OBC को भी मिल गया। ध्यान से देखो, SC को भी मिल गया, ST को भी मिल गया, इसके बाद OBCs को भी मिल गया। और आजकल आप सुन रहे होगे टर्म EWS, इनको भी मिल रहा है। तो डिसीजन मेकर्स, तो कौन डिसाइड करता है भाई ये मेमोरेंडम कौन लाएगा, कैसे लाएगा? क्लियरली एक बहुत बड़ा डिसीजन है, ठीक है, जो कि सिर्फ एक बंदा जो साइन कर रहा है वो नहीं लेगा। ऑफिसर्स वॉज मेयरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शन, जो ऑफिसर है जो साइन कर रहा है वो तो बेचारा मिनिस्टर है पर्सनल का, पब्लिक ग्रीवियंस और पेंशन का, है ना, वो तो सिर्फ एक प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है बेसिकली, है ना। वी कैन गेस दैट ऐसा मेजर डिसीजन में बहुत सारे लोग मिलकर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी मेजर फंक्शनरीज इन्वॉल्व होती है हमारी गवर्नमेंट की। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन इन्वॉल्वमेंट में होता है। प्रेसिडेंट साहब जो है हमारे हेड ऑफ द स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री है, याद रखना, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल में स्टेट टर्म बाबा यूज़ करते हैं कंट्री के लिए। प्रेसिडेंट हेड है हमारी कंट्री का एंड हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी, याद रखना की टर्म, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी कौन है कंट्री का? प्रेसिडेंट है, फॉर्मल अथॉरिटी है ये हमारी। प्राइम मिनिस्टर हेड है गवर्नमेंट का, याद रखना दोनों में डिफरेंस है। हेड ऑफ द कंट्री इज अ डिफरेंट पर्सन, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज अ डिफरेंट पर्सन। एंड एक्चुअली पावर किसके पास होती है बच्चों? एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, जो एक्चुअल पावर एक्सरसाइज करता है, गवर्नमेंटल पावर सारी, जो जितने भी कैबिनेट मीटिंग्स होंगी, डिसीजंस होंगे, मेजर पॉलिटिकल डिसीजन सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर ही लेता है। पार्लियामेंट के अंदर हमें पता है ना, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, 2 हाउसेस कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा। प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, तभी तो प्राइम मिनिस्टर बनता है। सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये सब लोग एक्चुअली में कौन कौन इन्वॉल्व होता है मेमोरेंडम के अंदर। देखो जो ऑफिस मेमोरेंडम है, आप ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो, ऑफिस मेमोरेंडम है ये कल्मिनेशन है, मतलब इकट्ठा किया हुआ है बहुत सारी चेन ऑफ इवेंट्स जो हुई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा ऐसी सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन 1979 में। देखो एक कमीशन इन्होंने ना अपॉइंट कर दिए, इसको BP मंडल साहब हेड कर रहे थे, इसलिए इसको मंडल कमीशन भी बोलते हैं। इनको बोला कि कुछ क्राइटेरिया बताओ हमें जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन है इंडिया में और क्या है, और रिकमेंड करो कि क्या स्टेप्स ले इनको ध्यान में रखने के लिए कि इनकी एडवांसमेंट हो। कमीशन ने अपनी 1980 में रिपोर्ट सबमिट करी और बहुत सारी रिकमेंडेशन बताई, जिनमें से कि एक रिकमेंडेशन उन्होंने बताया कि 27% रिजर्वेशन आप इनको दे दो, जॉब्स में रिजर्व कर दो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए। समझ आ रहा है? तो जो रिपोर्ट और रिकमेंडेशन हुई वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुई। बहुत सालों तक पार्लियामेंटेरियंस ने, पार्टीज़ ने डिमांड करी कि इम्प्लीमेंटेशन कर दो भाई कमीशन की रिकमेंडेशन को। फिर लोकसभा के इलेक्शन आए 1989 में। देखो 1980 में ये काम उन्होंने बता दिया, 1989 आ गया है। इस इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही जनता दल ने कह दिया था दैट इफ़ वोटेड टू पावर हम मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट कर देंगे, और जनता दल जीत गई। VP सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए हमारे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, सेवरल डेवलपमेंट टुक प्लेस आफ्टर दैट। क्या क्या हुआ? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस करा कि जो इंटेंशन है गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंट करने की रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन वो ये लोग करेंगे। 6 अगस्त 1990 में क्या हुआ? यूनियन कैबिनेट ने एक फॉर्मल डिसीजन लिया कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये रिकमेंडेशन को। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर VP सिंह आए हमारे, उन्होंने इन्फॉर्म करा पार्लियामेंट को कि ये भाई ऐसे ऐसे होगा। दोनों हाउसेज में बोला गया कि डिसीजन लिया जाएगा। डिसीजन ऑफ द कैबिनेट किसको भेजा गया? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भेजा गया। सीनियर ऑफिसर जो वहाँ के थे विद द कैबिनेट डिसीजन उन्होंने मिनिस्टर का अप्रूवल लिया, मतलब वो साइन करवाया। जो समझा ना, मैं जो साइन बताया था मैंने अभी साइन हुआ है, वो साइन हुआ इस ऑफिस मेमोरेंडम नंबर पे 13 अगस्त 1990 में। पूरे 10 साल लग गए इसको इम्प्लीमेंट होने में। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ ये एक बहुत ही हॉटली डिबेटेड टॉपिक रहा, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, सब चीज़ें इस चीज़ से फुल थी। बहुत सारे ओपिनियंस आए, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, काउंटर प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस हुए, बट ये चीज़ इफेक्ट में आ गई है, ये तो हमें पता ही है। सम फेल्ट दैट जो एग्जिस्टेंस है इनइक्वालिटी की अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट कास्ट इन इंडिया, उनको जॉब रिजर्वेशन की ज़रूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जॉब रिजर्वेशन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है।
दे फेल्ट दैट दिस वुड गिव अ फेयर चांस, कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उन लोगों को जिनको गवर्नमेंट में से नहीं मिलता या एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। बताओ, सही है। अब ये देखो, एक बार ये डायग्राम देख लो, रिजर्व्ड फॉर आउटस्टैंडिंग बटर क्लासिक, तो नो रिजर्वेशन फॉर दिस कोटा अमूल द रायटिस्ट। अमूल वालों ने भी देखो एक रायट, एक बेसिकली एक रायट करा है। देखो इसमें क्या कह रहा है, तो बेसिकली एक होर्डिंग है अमूल वालों ने लगा रखी है कि इस वाली कास्ट के लिए जो अमूल का बटर खा रहे हैं, ये एक सिंपल दिखा रखा है कि भाई इनके लिए कोई नहीं है रिजर्वेशन। पर रिजर्वेशन किसके लिए है? रिजर्व्ड फॉर OBC, OBC, नो रिजर्वेशन फॉर दिस कोटा, रिजर्व्ड फॉर OBC। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चलो। अदर्स फेल्ट दैट दिस वॉज अनफेयर एज इट वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लोग देखो, एक लोग ना, दो लोगों के हमेशा ओपिनियंस होते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो सही है, इनइक्वालिटी खत्म करेगा, लोगों को फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना, ये की टर्म्स हैं, याद रखना, गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। पर अदर्स कह रहे हैं कि तो बड़ा अनफेयर है, हम तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे हैं उनको, जो इस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी को, उनको तो उनकी जॉब्स छीन रहे हो आप, बेसिकली उनकी ही तो जॉब आप उनको दे रहे हो, है ना। हो सकता है वो ज़्यादा क्वालिफाइड हो। कुछ लोगों को लगा दैट इससे परपेचुएट होगा क्या, कास्ट फीलिंग और ज़्यादा बढ़ेगी इंडिया में, इंडिया की जो नेशनल यूनिटी है वो हैम्पर होगी। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि ये डिसीजन सही है या गलत है, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब एक डिसीजन लिया जाता है और इम्प्लीमेंट होता है कंट्री में, तो वो एक बहुत बड़े लॉन्ग रिग्रेस प्रोसीजर से होकर गुजरता है। ठीक है, अब देखो आगे देखो, अदर्स फेल्ट दैट दिस वाज अनफेयर एज इट वुड डिनाई, ये तो हमने पढ़ लिया है। ओके, सो हु रिजॉल्व द डिस्प्यूट, यू नो दिस दैट। ओके, सो हु रिजॉल्व द डिस्प्यूट, सो डिस्प्यूट किसने रिजॉल्व करा? ये डिस्प्यूट जो था ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एंड द हाई कोर्ट इन इंडिया ने सेटल करा है ये डिस्प्यूट्स को। ठीक है, कैसे सेटल करा? सम पर्सन इन एसोसिएशन, कुछ लोगों ने, कुछ एसोसिएशन ने अपोज करा और उन्होंने ना कोर्ट में डाल दिया केस। उन्होंने अपील किया कोर्ट को कि भाई तुम डिक्लेयर करो कि इनवैलिड है या स्टॉप है, ये इम्प्लीमेंटेशन को इनवैलिड कह है या स्टॉप कर दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे केसेस देखे हैं ऐसे। इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था एक, तो ये बड़ा फेमस केस है ये। 11 जजेस बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुनी दोनों तरफ की। ठीक है, बाय द मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 1992 में डिक्लेयर करा कि जो ऑर्डर है ये वैलिड है। 1992 में देखो, एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट को कि मॉडिफाई करो अपना ओरिजिनल ऑर्डर। इट इज़ सेड दैट जो वेल टू डू पर्सन होंगे इन बैकवर्ड क्लासेस के अंदर इसको एक्सक्लूड करो, मतलब जो क्रीमी लेयर है उसी को ही कोटा मिलेगा, जो एक्चुअली में क्रीमी लेयर से मेरा मतलब है जो एक्चुअली में जिनको रिक्वायर्ड है, जिनको नीड है, उन्हीं को ही देंगे ये लोग। क्या देंगे? रिजर्वेशन देंगे। अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इशू करा है अनदर ऑफिस मेमोरेंडम 1993 में, जिसमें कि इन्होंने ये बता दिया है दैट एक जो वेल टू डू पर्सन होंगे इस OBC के अंदर उसको हम कोटा नहीं देंगे। तो दे मस्ट ऑल्सो शो दैट यू आर एक्चुअली बिलोंगिंग टू अ नॉट अ वेरी गुड, यू नो, मतलब फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे वेल टू डू नहीं हो, तो आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा OBC का। वी आर एंडिंग आवर चैप्टर हेयर, सो चेक योर प्रोग्रेस। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, दिस इज़ योर होमवर्क। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बताओ तुम्हारे क्या आंसर्स हैं, तुमने अब तक कितना पढ़ा है, ये उसकी समरी है, बताओ मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल and do like, comment, share and subscribe. I will come up with more amazing videos. You can also give me suggestions in the comment section below.